एक माता पिता अपने इकलौते बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं और अपनी बहू को घर लेकर आते हैं। लेकिन बहू को अपने ससुराल पहुंचे हुए अभी 4 महीना भी नहीं गुजरा था कि एक दिन उनके घर में कुछ बदमाशों के द्वारा लूट का अंजाम दिया जाता है, जिसमें एक महिला की मौत भी हो जाती है। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन पुलिस अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार 3 दिनों के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। पर पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने आता है जिसे जानने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है नौबस्ता। नौबस्ता थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है पशुपति नगर और इसी पशुपति नगर का रहने वाला राजकुमार गुप्ता। राजकुमार की पत्नी का नाम है सुनीता। राजकुमार जो तंबाकू का बिजनेस करता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। राजकुमार के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम शिवांगी, जिसका शादी भी कर चुका है। बेटे का नाम है हिमांशु। हिमांशु भी जब जवानी की दहलीज पे कदम रख देता है, उसके बाद से राजकुमार अपने बेटे की शादी प्रियंका से तय कर देता है। प्रियंका जो उसी के इलाके की रहने वाली है। शादी की तारीख 5 सितंबर को रखी जाती है। शादी की तारीख जैसे ही नज़दीक आ जाती है, राजकुमार की बेटी शिवांगी भी शादी से कुछ दिन पहले ही अपने 1.5 साल के बेटे के साथ मायके में पहुंच जाती है। पर शादी के ठीक 2 दिन के पहले ही 3 सितंबर को शिवांगी का 1.5 साल का बेटा शुभम अचानक कहीं गायब हो जाता है। उसके घर परिवार वाले हर जगहों पर तलाश करते हैं, लेकिन जैसे ही 2 घंटे का समय गुजरता है, राजकुमार के नंबर पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि दरअसल हमने शुभम का अपहरण कर लिया है और बदले में हमें 10 लाख रुपये चाहिए। और याद रखना, इस बारे में पुलिस को भी मत बताना और जितना जल्द हो सके पैसे का इंतज़ाम कर दो। लेकिन इसके बावजूद भी राजकुमार उस फ़ोन करने वाले व्यक्ति के बात नहीं सुनता है और नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है। वो नंबर भी पुलिस वालों को देता है और साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब कैसे भी करके मेरे पोते को सही सलामत से ला दीजिए। इधर जैसे ही पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, ठीक उसके 2 घंटे के बाद ही राजकुमार की बेटी अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि पापा, मेरा बेटा सही सलामत घर पे आ चुका है। शायद किसी व्यक्ति ने मेरे बेटे को गली में मोटरसाइकिल के द्वारा आकर छोड़ के चला गया। इधर राजकुमार का पोता तो मिल जाता है, लेकिन पुलिस यहाँ पर एक गलती कर देती है। पुलिस इसके बावजूद भी ना तो उस नंबर के बारे में कुछ पता लगाती है और ना ही अपहरणकर्ताओं के बारे में कुछ छानबीन करती है। पर जैसे ही एक दिन का और समय गुजरता है, शादी से ठीक एक दिन पहले 4 सितंबर को राजकुमार के नंबर पर फिर से एक धमकी भरा फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति राजकुमार को धमकी देते हुए कहता है कि हम जहाँ पे बता रहे हैं वहाँ पे तुम सही सलामत 15 लाख रुपये पहुँचा दो, वरना हम तुम्हारे बेटे हिमांशु की हत्या कर देंगे। जैसे इस तरह से धमकी भरा कॉल आता है, राजकुमार फिर से थाने में जाता है और इस धमकी के बारे में पुलिस को बताता है। लेकिन इस बार पुलिस राजकुमार का ना तो मुकदमा दर्ज करती है और ना ही उन अपराधियों के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करती है। हालांकि उसके बाद से उन अपराधियों का राजकुमार के पास दोबारा कोई कॉल नहीं आता है और आखिरकार अगले दिन 5 सितंबर को हिमांशु की शादी भी हो जाती है। हिमांशु जब प्रियंका से शादी कर अपने घर लेकर आता है, उसके बाद से राजकुमार का पूरा परिवार खुशियों में सराबोर हो जाता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, लगभग 4 महीने का समय गुजरता है। इस कहानी का दूसरा पार्ट मैं आपको बता दूं कि राजकुमार का एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम है राम प्रसाद गुप्ता। राम प्रसाद गुप्ता भी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बिधुन थाना के अंतर्गत आज़ाद नगर में रहता है। राम प्रसाद की बेटी का नाम है रक्षा, जो बीए की पढ़ाई अपने ही इलाके से कर रही है। बेटे का नाम है मनीष। बात कर रहा हूँ मैं 4 जनवरी की सुबह के करीब 12 बजे के आसपास। दरअसल रक्षा अपनी लैपटॉप लेकर अपने चाची के घर सुनीता के पास जाती है और उसी लैपटॉप पे अपनी भाभी प्रियंका के साथ शादी का वीडियो देखने लगती है।
उस वक्त सुनीता के घर पे सिर्फ सुनीता, उसकी बहू प्रियंका और रक्षा ही मौजूद थे। करीब 5 बजे के आसपास रक्षा जब अपने घर के लिए निकलती है, पर जैसे ही सामने वाले कमरे में जाती है, कमरा का नज़ारा देख रक्षा ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। दरअसल उस कमरे में सुनीता का डेड बॉडी पड़ा हुआ था और उसके कमरे का सारा सामान भी जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था। रक्षा जब ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी राजकुमार को दी जाती है। राजकुमार भी जब अपने घर पे पहुंचता है, सबसे पहले इस बात की जानकारी पुलिस को देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ राजकुमार के घर पे पहुंचती है और सुनीता की डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि सुनीता के मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया है और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। पुलिस जब इस बारे में राजकुमार से पूछताछ करती है, तो राजकुमार कहता है कि साहब मैं अपने काम के सिलसिले से बाहर गया था। दरअसल घर पे मेरी पत्नी, बहू और मेरी भतीजी रक्षा ही मौजूद थे। पुलिस जब इस बारे में रक्षा और प्रियंका से पूछताछ करती है, तो दोनों एक ही जवाब देती है कि साहब हमें कुछ भी नहीं मालूम चला, क्योंकि हम कमरे में बैठ कर के लैपटॉप पे शादी की वीडियो देख रहे थे। वॉल्यूम ज़रा तेज़ था, इसलिए हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। पुलिस सबसे पहले सुनीता की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर राजकुमार के तहरीर पे अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस राजकुमार से पूछताछ करती है कि तुम्हारे घर से कौन कौन सी चीज़ें गायब हुई है। इस पर राजकुमार कहता है कि साहब मेरे अलमारी में 20,000 रुपया कैश था और लगभग 10 लाख रुपये का गहना भी गायब हुआ है। जैसे ही 10 लाख रुपये का गहना गायब होने का बताता है, पुलिस अब काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है। पुलिस फिर से राजकुमार के घर पे जाती है और उसकी बहू प्रियंका और भतीजी रक्षा, इन दोनों से पूछताछ करती है, लेकिन इस बार भी दोनों पुलिस को वही जवाब देते हैं जो इससे पहले दे चुके थे। लेकिन इस बार पुलिस इन दोनों के बातों पे यकीन नहीं करती है, बल्कि पुलिस प्रियंका, रक्षा और सुनीता, इन तीनों के मोबाइल नंबरों का कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स को जब चेक करती है, तो मालूम चलता है कि रक्षा के मोबाइल नंबर में एक ऐसा नंबर था जिस पर रक्षा ने घटना से कुछ देर पहले भी बातचीत किया था और उसके बाद भी बातचीत किया था। पुलिस जब उस डिटेल्स का नंबर निकालती है, तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी सत्येंद्र यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। सत्येंद्र जो कोयला नगर का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर रक्षा को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर रक्षा से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार रक्षा भी पुलिस के सामने घुटने टेक देती है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन रक्षा जब इस घटना की पूरी कहानी बताती है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 2 साल पहले। रक्षा के पिता जो परचून की दुकान चलाते हैं, थोड़े बहुत पैसा कमाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। रक्षा जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही ठीक लगभग 2 साल पहले रक्षा की मुलाकात सत्येंद्र यादव से होती है। जब रक्षा और सत्येंद्र की पहली बार मुलाकात होती है, पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उसके बाद से रक्षा और सत्येंद्र के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पर जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, रक्षा और सत्येंद्र शादी करने का फैसला कर लेते हैं। पर आखिरकार इस बात की जानकारी रक्षा के पिता राम प्रसाद को मालूम चल जाता है। राम प्रसाद को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है, इस बारे में अपनी बेटी रक्षा से पूछते हैं। रक्षा भी अपने पिता के साथ सब कुछ सच सच बता देती है। रक्षा बेधड़क अपने पिता से कहती है कि मैं सत्येंद्र से प्यार ही नहीं करती हूँ, बल्कि उससे शादी भी करना चाहती हूँ। रक्षा जैसी इस तरह की बातें कहती है, राम प्रसाद काफ़ी परेशान हो जाता है और तुरंत अपने बड़े भाई राजकुमार के घर पे जाता है और अपने भाई भाभी से कहता है कि रक्षा एक गैर जाति के लड़के से प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जैसी इस तरह की बातें कहती है, ये सुन करके सुनीता भी एकदम से परेशान हो जाती है। कहती है कि अपनी बेटी को कैसे भी करके समझाओ। राम प्रसाद कहता है कि मैं उसे समझाकर थक चुका हूँ, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर वाकई में उसने गैर जाति के लड़के से शादी कर लिया
तो हम समाज में किसी को भी मुंह नहीं दिखा पाएंगे। राम प्रसाद जैसी इस तरह की बातें सुनीता से कहता है तो सुनीता उसे समझाते हुए कहती है कि अब तुम्हारे पास मात्र एक ही उपाय है, जितना जल्द हो सके तुम अपनी बेटी की शादी कर दो। सुनीता जब रक्षा की शादी करने की बात कहती है तो राम प्रसाद कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। पैसे की तंगी जब बताता है तो सुनीता उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम पैसे की फ़िक्र मत करो, तुम रिश्ता तय करो, शादी में हम थोड़ी बहुत आपकी मदद कर देंगे। और लड़के के लिए भी अगर कोई दिक्कत है तो मेरे जानने में एक लड़का है जो लखनऊ में रहता है, जाकर लड़के को देखो, अगर लड़का तुम्हें पसंद आ जाता है तो रिश्ता तय कर देना। सुनीता जैसे ही उस लड़के के बारे में बताती है, राम प्रसाद लखनऊ में जाता है और जाकर जब उस लड़के को देखता है, लड़के को पसंद ही नहीं करता है बल्कि 4 दिनों के अंदर ही अपनी बेटी का तिलक भी कर देता है। इधर रक्षा को जैसे ही मालूम चलता है कि उसका रिश्ता कहीं और तय हो गया है, रक्षा एकदम से परेशान हो जाती है। अपने पिता को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राम प्रसाद अपनी बेटी के बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसीलिए रक्षा अपने प्रेमी सतेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे करूंगी, और अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हो पाई तो याद रखना मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। मेरा रिश्ता तय हो गया है, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द करो। सतेंद्र कहता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालूंगा। पर जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरना शुरू होता है, रक्षा परेशान हो जाती है। आखिरकार एक दिन रक्षा फिर से सतेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे सुझाव देती है कि हम घर छोड़ करके भाग जाते हैं और भाग करके शादी कर लेते हैं। सतेंद्र घर छोड़ने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन रक्षा के सामने ये कह करके बात टाल देता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हम घर छोड़ेंगे तो हमें पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगा। पैसे की तंगी जैसे ही सामने रखता है, रक्षा भी मजबूर हो जाती है। कहती है कोई भी उपाय करके कुछ पैसों का इंतज़ाम करो। इधर सतेंद्र अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास कुछ भी पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। शादी की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आना शुरू होता है, वैसे वैसे रक्षा परेशान हो जाती है। इधर 5 सितंबर को जब राजकुमार का बेटा हिमांशु की शादी होती है, उस शादी में रक्षा भी पहुंचती है। इधर हिमांशु जब अपनी पत्नी से शादी करके घर में लेकर आता है तो अपने साथ ढेरों सारा दहेज भी लेकर आता है। जैसे ही वो दहेज लेकर के आता है, इसी बारे में रक्षा सोचने लगती है। उन्हीं सारी गहनों को याद करते हुए एक दिन रक्षा फिर से सतेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि इस तरीके से हमारे पास कभी पैसा नहीं हो पाएगा। दरअसल मेरे पास एक प्लान है। मेरे चाचा के पास ऑलरेडी कैश ही नहीं रहता है, बल्कि उनके घर में ढेरों सारा ज्वेलरी भी है। क्यों ना तुम उनके घर में लूटपाट का अंजाम दो। पर लूटपाट का जब अंजाम देना, याद रखना किसी को कोई परेशानी ना हो। जैसे ही लूट का अंजाम देने के लिए कहती है, सतेंद्र भी रक्षा की बात मान लेता है। उसके बाद से अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। इधर सतेंद्र अपने ही षड्यंत्र में अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है विवेक और दूसरे का नाम है मनोज। विवेक और मनोज भी सतेंद्र के ही इलाके का रहने वाले हैं, जो दोनों उसके बचपन का दोस्त हैं। हालांकि विवेक और मनोज इस काम के लिए तैयार तो नहीं होते हैं, लेकिन सतेंद्र अपने दोनों दोस्तों को भी पैसों का लालच दे देता है। पैसे के लालच में आकर विवेक और मनोज भी सतेंद्र का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी षड्यंत्र के तहत 5 सितंबर को रक्षा अपना लैपटॉप लेकर सुनीता के घर पहुंच जाती है। उस दिन सुनीता अपने घर में अकेले मौजूद थी। सुनीता अपने घर के अगले कमरे में सो रही थी तो उसकी बहू प्रियंका पिछले कमरे में बैठी हुई थी। रक्षा जब अपनी लैपटॉप लेकर के जाती है, सीधे प्रियंका के कमरे में चली जाती है और अपने ही लैपटॉप में प्रियंका का शादी का वीडियो चलाना शुरू कर देती है, जिसे लेकर के प्रियंका और रक्षा दोनों बैठकर लगभग 2 घंटे तक देखते हैं। इस दौरान रक्षा भी अपने लैपटॉप का वॉल्यूम काफ़ी तेज़ कर देती है और फिर अपने मोबाइल के ज़रिए ही सतेंद्र के नंबर पर मैसेज करती है और कहती है कि घर में कोई नहीं है। इधर सतेंद्र जब अपने दोनों दोस्तों के साथ सुनीता के घर पर पहुंचता है तो सतेंद्र खुद सुनीता के घर में नहीं जाता है, क्योंकि सुनीता सतेंद्र को पहले से जानती थी। बल्कि सतेंद्र विवेक और मनोज को सुनीता के घर के अंदर भेजता है। इधर विवेक और मनोज जैसे ही सुनीता के कमरे में पहुंचते हैं, सबसे पहले
सुनीता को धक्का दे देते हैं, उसके दोनों हाथों को बांध देते हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और फिर उसके घर में पड़े अलमारी को खोल करके उसमें से 20,000 रुपया कैश और लगभग सारा गहना निकाल लेते हैं। लेकिन सुनीता जब विवेक और मनोज को देखती है, देखकर दोनों को पहचान जाती है। इधर सुनीता जब विवेक और मनोज को पहचान लेती है, इस वजह से अब दोनों काफ़ी डर जाते हैं। विवेक और मनोज को अब डर सताने लगता है कि ये भेद खुल ना जाए, इसीलिए विवेक और मनोज ना चाहते हुए भी सुनीता के बेड पे ही तकिया से उसका मुंह दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद से सारा सामान लूट करके फरार हो जाते हैं। अपने षड्यंत्र के तहत करीब 5 बजे के आसपास रक्षा जब वहाँ से बाहर निकलती है, सुनीता को जब डेड बॉडी देखती है, देख करके चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। इधर पुलिस जब आती है, रक्षा से जब पूछताछ करती है, रक्षा भी पुलिस को सब कुछ झूठ बता देती है। उसके बावजूद भी रक्षा सतेंद्र से फ़ोन पे बातचीत करते रहती है और सारा अपडेट देते रहती है। वाकई में रक्षा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस रक्षा के तहरीर पर उसके प्रेमी सतेंद्र और सतेंद्र के दोस्त मनोज और विवेक, इन दोनों को भी कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।